चलिए भाई शुरू किया जाए। तो हाँ, महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल पर भी बात करते रहेंगे और बीच बीच में आपसे कुछ सवाल भी पूछते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना, सिडबी का मुख्यालय कहां है? सिडबी, हाँ सिडबी का मुख्यालय कहां है भाई? SIDBI, सिडबी। हाँ नहीं पता लिख लीजिएगा, सिडबी का मुख्यालय कहां है? तो ये बताना कहां भाई? लखनऊ में है। हाँ लखनऊ में भाई। सिडबी का मुख्यालय कहां है? तो लखनऊ के अंदर स्थित है, ठीक है ना भाई। हाँ लखनऊ के अंदर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, विकास बैंक। तो याद रखना है इसका जो है मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर है। इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गया भाई? इतनी बातें समझ में आ गया? तो चलिए और भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, ये वाला जो है कौन सा आर्टिकल है? किसमें जो भारत का राष्ट्रपति? हाँ तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा भाई। भारत का राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो ये किसमें लिखा भाई? ये अनुच्छेद 52 में। हाँ अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति किसमें? तो अनुच्छेद 52 में बात करना है। बात क्लियर हुआ भाई? अनुच्छेद 52 में क्या भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। क्लियर हो गया भाई? तो सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ के अंदर है इसका मुख्यालय। बात समझ में आ गई भाई? इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ के अंदर है। और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुआ भाई। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990, हाँ 1990 इसका जो है स्थापना हुआ। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। बात क्लियर हुआ? तो होमगार्ड भर्ती के लिए जो है हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं भाई। तो होमगार्ड के लिए क्या? ये होमगार्ड के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो याद रहे होमगार्ड बनना है, अपने चौराहे पर ही ड्यूटी करना भाई, अपने चौराहे पर ड्यूटी करना होमगार्ड बन के। और वेतन भी जो है 40,000 प्लस जो है वेतन भी हम लोगों को क्या करना भाई? सिद्धार्थ नगर वालों के लिए क्या मौका नहीं, क्या वरदान है भाई? मौका नहीं वरदान है। तो होमगार्ड भर्ती के लिए ध्यान से सुनते रहिए भाई। तो भारत का राष्ट्रपति ये वाला पद जो है अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ। बात क्लियर हुआ? अब आप बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है भाई। हाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति, हाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अगर पूछा जाए किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में नहीं, किसमें है भाई? तो राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति में क्या है? निहित है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा भाई? आर्टिकल क्या हो जाएगा इसका? हाँ 53 हो जाएगा। इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो 53 हो जाएगा भाई। इसका आर्टिकल जो है 53 हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई? क्या हो जाएगा? 53 इसका आर्टिकल हो जाएगा। अब जो है बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या भाई? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है हाँ 12 सिंघा को ही दलदली हिरण कहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का? हाँ अगर पूछा जाए तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का दलदली हिरण बता दीजिएगा, दलदली हिरण बताइएगा, या आपको क्या 12 सिंघा बता देना, या आपको क्या 12 सिंघा भी बताना है। तो 12 सिंघा ऑप्शन में रहे या दलदली हिरण रहे। यह उत्तर प्रदेश जो है राज्य का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश को टेसू कहते हैं। पलाश या टेसू 2011 में मान्यता दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है यह कब अपनाया गया? 2011 में अपनाया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प याद रखना पलाश 2011 में। बात समझ में आ गया भाई? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी है भाई। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में हाँ सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी बताना। क्या बताइएगा? लखीमपुर खीरी बताना है भाई।
लखीमपुर खीरी बताना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला। कब? 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7680 याद रखना है, जो लखीमपुर खीरी है 7680 वर्ग किलोमीटर में है भाई। 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला है क्या? लखीमपुर खीरी। और याद रखना ये लखनऊ संभाग का हिस्सा है। वैसे कुल कितने संभाग हैं, कितने मंडल हैं? तो 18 संभाग या मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 18 संभाग या मंडल हैं, उसमें से लखनऊ संभाग का हिस्सा क्या है? लखीमपुर खीरी। क्या भाई? लखीमपुर खीरी है। तो संयुक्त प्रांत एवं अवध, ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त प्रांत एवं अवध का जो है आपसे पूछा जाएगा, संयुक्त प्रांत एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद जो है कहां, इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था? हाँ, इलाहाबाद से कहां किया गया था? तो इलाहाबाद से लखनऊ किया गया था। कहां किया गया था भाई? लखनऊ किया गया था। तो याद रखना है इलाहाबाद से लखनऊ। 1921 की बात है। हाँ, 1921 की बात है। कब की बात है? 1921 की बात है। तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की जो राजधानी है वो इलाहाबाद से बदलकर कहां किया गया था? लखनऊ। बात समझ में आ गया भाई? और याद रखिएगा ये सवाल क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। बात समझ में आ गया भाई? औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया था। लेकिन आजादी के अगर पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आजादी मिलने के लगभग 2.5 साल के क्या बाद, आजादी मिलने के लगभग 2.5 साल के बाद 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया भाई? उत्तर प्रदेश हो गया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। इसीलिए 24 जनवरी जो है 2018 से हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, तो 24 जनवरी को हाँ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस ये हम लोग मनाते हैं। और शुरुआत कब हुआ? 2018 से हुआ। 2018 से शुरू हुआ। अगला सवाल बताइएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में भाई? तो 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन लिखा हुआ है ये अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो नहीं पढ़ा भाई उसके लिए समस्या भाई। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अगर पूछा जाए तो ये 55 है। हाँ, निर्वाचन की रीति अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा किसमें? अनुच्छेद 55 में लिखा भाई। अनुच्छेद 55 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? किसमें लिखा है? अनुच्छेद 55 में लिखा है। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का मुख्यालय कहां है? उत्तर प्रदेश नहीं पता लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम अगर पूछा जाए मुख्यालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम तो यूपी BSN, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, भूमि सुधार निगम का मुख्यालय कहां मिलेगा? तो बताइएगा लखनऊ। कहां बताना भाई? लखनऊ बताइएगा, लखनऊ बताना भाई। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ की बात करें, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र, क्या माया राष्ट्र, संभवतः जो मेरठ माया राष्ट्र से लिया गया। कहां से लिया गया भाई? मेरठ माया राष्ट्र से लिया गया, जो असुरों के वास्तविक राजधानी को बताता था। किसकी राजधानी? असुरों की राजधानी। और हम ये कह सकते हैं माया राष्ट्र माने माया का देश, माया राष्ट्र माने माया का देश। तो माया का देश या माया राष्ट्र जो है असुरों की क्या थी? राजधानी थी। क्या थी भाई? राजधानी थी। और माया की बेटी मंदोदरी, माया की बेटी मंदोदरी, तो मंदोदरी का विवाह किससे हुआ? रावण से हुआ भाई। समझ में आया? तो याद रखना है मेरठ, मेरठ अगर बात करें तो इसी को माया नगरी भी कह सकते हैं। क्या? माया राष्ट्र भी कह सकते हैं। क्या? माया राष्ट्र भी हो जाएगा। और माया राष्ट्र जो है असुरों की क्या थी? राजधानी। अरे माया की बेटी कौन थी भाई? मंदोदरी भाई, माया की बेटी मंदोदरी। और याद रखना है तो मंदोदरी का विवाह किससे हो गया भाई? तो रावण से हो गया। तो हंस के कहता है रावण, सुनो जानकी मेरे सोने की लंका सितारा जड़ी। ये वाला कहानी आपने नहीं सुना भाई, तो ये भी सुनना भाई। कहां है भाई? मिटाने वाला यहाँ। तो होमगार्ड भर्ती पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई। ऐसे ऐसे सवाल होमगार्ड भर्ती में पूछे जाएंगे। तो यहां जो है अभी हम लोग किस पर बात कर रहे हैं भाई? होमगार्ड
धरती पर बात कर रहे हैं, याद रखना भाई। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें लिखा है? 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति लिखा है। तो राष्ट्रपति का पदावधि किसमें भाई? राष्ट्रपति का पदावधि, हाँ पदावधि किसमें लिखा है? हाँ लिखा है 56 में। तो 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन है। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का जो है उल्लेख किया गया। समझ में आया भाई? तो बदायूं का मूल नाम क्या था भाई? बुद्धमऊ। हाँ बदायूं का अगर पूछा जाए भाई तो बदायूं याद रखना है, क्या हो जाएगा? बदायूं का पुराना नाम हो जाएगा क्या? बुद्धमऊ। क्या हो जाएगा भाई? बुद्धमऊ। तो बदायूं का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बुद्धमऊ हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो क्या पंडित रविशंकर का नाम सुना है? जो सितार वादक हैं, सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक का संबंध बनारस से, कहां से भाई? वाराणसी है। याद रखना पंडित रविशंकर का संबंध कहां से? तो हाँ, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किससे भाई? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्या सौरभ शुक्ला का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। अरे वही सौरभ शुक्ला जो जाली एलएलबी में जज का रोल उठाए भाई। तो सौरभ शुक्ला रहने वाले हैं गोरखपुर के। कहां के भाई? गोरखपुर के रहने वाले भाई। तो सौरभ शुक्ला का संबंध गोरखपुर से। फिर सुन लीजिएगा, जो बातें बता रहे हैं पेपर में बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई। तो सौरभ शुक्ला याद रखिएगा, संबंध कहां? गोरखपुर से भाई। हाँ, तो सौरभ शुक्ला इनका नाम याद रखना है। ये जो है, हाँ ये अभिनेता, और इनका संबंध है गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से इनका संबंध है भाई। तो याद रखना है, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने क्या किया भाई? बहुत जबरदस्त जो है इनके एक्टिंग होते हैं। तो सौरभ शुक्ला का संबंध गोरखपुर से है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं। याद रखना है। मुजफ्फर अली का नाम सुने हैं? नहीं सुने तो लिख लीजिएगा, मुजफ्फर अली का संबंध लखनऊ से है। मुजफ्फर अली का संबंध किससे है? लखनऊ से। मुजफ्फर अली, क्या नाम है भाई? मुजफ्फर अली का संबंध हो जाएगा लखनऊ से। लखनऊ से संबंधित है मुजफ्फर अली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमने बताया मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फर अली का संबंध लखनऊ से है। सौरभ शुक्ला रहने वाले हैं गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो ये भी याद रखना है। और पंडित रविशंकर सितार वादक वाराणसी। कहां से भाई? वाराणसी से हैं। तो ये वाला बात भी याद रखना है। समझ में आया भाई? फिर पूछेगा सुंदरलाल मेमोरियल। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहां है? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर में। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर में। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल, क्या? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल याद रखना है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल, मेमोरियल हॉल अगर पूछा जाए तो कहां बताना है भाई? ये बताना है सुल्तानपुर। कहां बता देंगे भाई? सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल पूछा जाए तो बताइएगा कहां है? सुल्तानपुर के अंदर है। कहां भाई? सुल्तानपुर के अंदर है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल। बात क्लियर हो गया? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जिसको 1938 में मान्यता दिया गया। कब दिया गया भाई? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृति प्रदान किया गया। क्या बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या चीजें हैं? क्या आपको उसमें दिखाई देगा? धनुष बाण और मछली की जोड़ी दिखाई देगा। आप देखिएगा, धनुष बाण और क्या किनारे किनारे मछलियां, समझे? 2 मछलियां दिखाई देंगी। समझ में आया भाई? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह याद रखना है 1938 में स्वीकृति प्रदान किया गया। तीर धनुष और 2 मछली, तीर धनुष और 2 मछलियां। बात समझ में आया? तो हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई, वाह भाई वाह, कमाल हो गया भाई। तो याद रखना है। तो उसमें जो है आपको जो मछलियां ध्यान से सुनिएगा, मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाब का प्रतीक हैं। मछलियां चुनार राजवंश और
अवध के नवाब का जो है विरासत को दर्शाती हैं, और जो धनुष बाण है वो श्री रामचंद्र को दर्शाते हैं, श्री रामचंद्र को धनुष बाण दर्शाते हैं। याद रखना है जो श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंश, कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। और याद रखना है जो तरंग की बात करें, जो जल की बात करें, तो वो जो जल प्रवाहित होता है वो गंगा और यमुना के संगम को दर्शाता है, गंगा और यमुना के संगम को दर्शाता है। बड़ा डिटेल में हमने बात किया भाई। मछलियां चुनार राजवंश और अवध के नवाब के विरासत का प्रतीक है। मछलियां चुनार राजवंश अवध के शासक या अवध के नवाब का विरासत के रूप में दर्शाई गई है। समझ में आ गया भाई? जो उसमें मछलियां नीचे जो जल टाइप का बना हुआ है, जल वृत्त जो है वो गंगा और यमुना के संगम को दर्शाता है। समझ में आ गया भाई? और तीर धनुष तो श्री रामचंद्र और इक्ष्वाकु, अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ठीक, तो इतना डीपली हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो याद रखिएगा सोनभद्र कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श है? 4 है। सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है। तो सोनभद्र वाला सवाल क्या? छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, हाँ छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ये 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है सोनभद्र। नहीं पता है लिख लीजिए, पेपर में ना फंसा तो बताइएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, तो 4 राज्यों की सीमा से स्पर्श होता है क्या? सोनभद्र। क्या? सोनभद्र जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सोनभद्र जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, सोनभद्र जो डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है, सोनभद्र तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। समझ पा रहे हैं भाई? तो सोनभद्र सबसे ज्यादा जनजातियों वाला क्या है? हाँ, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनजातियों वाला जिला है, सबसे ज्यादा वृक्षों वाला जिला है सोनभद्र। समझ में आया भाई? तो कोयला के लिए सोनभद्र, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र, तो बॉक्साइट के लिए सोनभद्र। बात समझ में आ गया भाई? और चुर्क चुनार डल्ला ये सोनभद्र और मिर्जापुर में है, जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया भाई? तो 4 जो है राज्य जो सोनभद्र की सीमा से लगते हैं। तो सवाल कैसे आपके पेपर में आएगा? सवाल ऐसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? क्या बताइएगा? सोनभद्र ही बताना। क्या बताना है? सोनभद्र बताते हुए आगे बढ़ना है। इतनी बातें किसके समझ में नहीं आए भाई? इतनी बातें अगर समझ में आ गया तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, बिल्कुल करेक्ट हो गया। शपथ और प्रतिज्ञान की बात करें तो 60 में लिखा है। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। कहां भाई? 60 में लिखा है। और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा भाई? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। बात क्लियर हुआ? तो आप हमें यह बताइएगा कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो नोएडा है उत्तर, बिल्कुल करेक्ट भाई, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया? तो नोएडा की स्थापना 1997 में, क्या 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद को काटकर बनाया गया नोएडा। बुलंदशहर और गाजियाबाद को काटकर 1997 में बना दिया गया। क्या? नोएडा बनाया गया। नोएडा माने क्या? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला, न्यू NOIDA, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बना 1997 में बना भाई। 1997 बुलंदशहर और गाजियाबाद को काटकर बनाया गया। तो बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों को लेकर बनाया गया नोएडा, और ये जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। तो बात क्लियर हुआ भाई? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1997 की बात है। कब की बात? 1997 की बात है। समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो नोएडा जो है ये आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर जिले में मिलेगा। कहां मिलेगा भाई? गौतम बुद्ध नगर जिले में मिलेगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में आने वाला है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में?
61 में भाई। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग पूछेगा तो क्या बताइएगा? अनुच्छेद 61 बताइएगा। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया और किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। बात समझ में आ गया भाई? चाहे लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है पलाश का वैज्ञानिक नाम पता है? नहीं पता लिख लीजिए, पेपर में पूछेगा। ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, हाँ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा भाई ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाला है। ये पलाश की बात कर रहे हैं भाई, पलाश और टेसू की बात कर रहे हैं, पलाश और टेसू की बात कर रहे हैं। इसी पलाश को तो ढाक भी कहा जाता। क्या ढाक? पलाश, टेसू या ढाक का आपने ये नाम भी नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, ढाक भी कहा जाता है। पलाश, टेसू या ढाक कहा जाता है, पलाश, टेसू या ढाक। तो इसका आपको नाम याद रखना है वैज्ञानिक, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा याद रखना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा याद रखना। समझ पा रहे हैं भाई? तो और भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें तो आप ये बताइएगा कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, भारत का मानक, हाँ याद रखिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर सुनिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखना है। मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। ये मिर्जापुर से, कहां से लिया गया है? हम लोग याद रखते हैं इलाहाबाद का नैनी ना, अब हमें याद रखना है मिर्जापुर, क्योंकि यही वाला बात सही है। वो इलाहाबाद वाला जो बात है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो पूछेगा कि वहां कहां से लिया जाता है तो मिर्जापुर से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये उत्तर प्रदेश के, कहां? उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में इसका समय कहां से लिया जाता है? मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर बताइए, कहां बताना भाई? मिर्जापुर बताना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को जो भी मान लिया जाएगा, अगर मिर्जापुर नहीं रहेगा तो क्या मान लिया जाएगा भाई? प्रयागराज के नैनी को माना जाएगा, प्रयागराज के नैनी को माना जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर लिखा है तो यही वाला बात क्या 100% सही। तो अगर पूछेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरती है तो बताइएगा मिर्जापुर। इलाहाबाद का नैनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिर्जापुर लगाना, यही रहेगा, मिर्जापुर ही रहेगा भाई, मिर्जापुर ही रहेगा। और नहीं रहा तो हाँ इलाहाबाद का नैनी रहेगा। समझ में आया? वैसे मानक समय जो है उत्तर प्रदेश को लेकर, वैसे बात करें भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्य से? हाँ समय रेखा कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। बात अगर समझ में आए तो बताइए कितने राज्यों से भाई? तो 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है भाई? हाँ तो 5 राज्य आप बताइए कौन कौन है भाई जहां से मानक रेखा गुजरती है। ये तो हमने आपको बताया है, हमने आपके कॉपी में लिखवाया, चेक करके बताइए, तत्काल चेक करके बताइए, आपके कॉपी में हमने लिखवाया है, चेक करके आप हमें बताइए। और हमें ये भी बताइए लखनऊ किस नदी किनारे? लखनऊ किस नदी किनारे भाई? गोमती नदी किनारे। जौनपुर किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। जौनपुर भी गोमती नदी किनारे है। तो लखीमपुर खीरी किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे। याद रखना है लखीमपुर खीरी भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखीमपुर खीरी हो या आपसे पूछे लखनऊ पूछ ले या जौनपुर पूछ ले, सब क्या हो जाएगा? गोमती नदी किनारे स्थित है। लेकिन अयोध्या सरयू नदी, अयोध्या किस नदी किनारे भाई? सरयू नदी किनारे है अयोध्या। किसके किनारे? सरयू नदी के किनारे। एक एक सवाल यहां रटवा दिया जाएगा। तो लखीमपुर खीरी गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी, अयोध्या सरयू नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी। समझ में आ गया भाई? गोरखपुर हो जाएगा राप्ती नदी के किनारे स्थित है। बात समझ में आ गया भाई? तो गाजियाबाद हिंडन नदी, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे भाई, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। लखीमपुर खीरी गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी किनारे है। तो लखनऊ तो आपको पता ही होगा भाई। हाँ बात क्लियर हुआ भाई? इतनी बातें अगर समझ में आ गया तो हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से, ध्यान सुनिएगा भाई, किस शहर की सीमा हरियाणा से टच नहीं होती?
हाँ, होती भी बता देते तो नहीं होती भी, तो हम ऑप्शन देके बता दें क्या। हमने कहा उत्तर प्रदेश की किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं टच है, हरियाणा से नहीं लगता भाई। ऑप्शन मथुरा, मथुरा होता ही नहीं होता, होता है मथुरा, होता भाई मथुरा तो होता। गौतम बुद्ध नगर होता है, ये भी लगा है, गौतम बुद्ध नगर भी लगा, सहारनपुर ये भी तो लगा भाई, बुलंदशहर नहीं लगा, नहीं लगा। समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के कितने जिले की सीमा हरियाणा से टच होती है, अगर ये पूछा जाए तो बताइएगा 6। कितना? 6 बताइएगा, 6। उत्तर प्रदेश के 6 जिले की सीमा हरियाणा से लगती है, 6 जिले की सीमा लगती हरियाणा से। समझ में आया भाई। तो कौन कौन? सहारनपुर, सहारनपुर शामली, सहारनपुर शामली बागपत, सहारनपुर शामली बागपत, सहारनपुर शामली बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। याद रखना भाई, अलीगढ़ और मथुरा। सवाल आ गया पेपर में तो गलत नहीं करना है, अगर गलत कर दिया तो पाप लग जाएगा, पाप लगेगा। तो सहारनपुर शामली बागपत, सहारनपुर, सहारनपुर शामली बागपत, हाँ बागपत, गौतम बुद्ध नगर। समझ पा रहे हैं भाई। ये बता दिया भाई 6, 1 2 3 4 5 6। ये हरियाणा से, कहां से भाई? तो हरियाणा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के क्या हैं? ये जिला है, जिला है, जिला। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश के 6 जिले जो हरियाणा से लगते हैं, ये बात गलत नहीं करना है। समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया। तो अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश के राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है धनुष बाण, धनुष बाण है। और जो है नदी वाला जो है वो गंगा यमुना का प्रतीक है भाई, गंगा और यमुना का प्रतीक है, ये वाला बात भी याद रखना है। समझ में आ गया भाई। तो भारत के 28 राज्य में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है? अरे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आया। तो हाँ, मध्य प्रदेश वाला सवाल सुनिएगा। मध्य प्रदेश के 11 जिले यूपी से टच हैं। हमने सवाल कहा कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को टच करता है? उत्तर प्रदेश। हाँ, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा अधिकतम राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है भाई। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अरे भाई उत्तर प्रदेश से कटकर क्या बना? उत्तराखंड बना। तो उत्तर प्रदेश से कटकर बन गया उत्तराखंड। तो क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा भाई। तो हिमाचल प्रदेश लगेगा, लगेगा, हिमाचल प्रदेश भी लगेगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? हरियाणा लगेगा। तो भाई राजस्थान की सीमा भी लगती है क्या उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल लगती है भाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या बिहार भी है भाई? झारखंड और क्या है भाई? बिहार हो गया। क्या बिहार भी लगेगा? बिल्कुल बिहार भी लगेगा। और याद रखना है दिल्ली तो क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या भाई? दिल्ली। याद रखना ये केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ। जब पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बताना है क्या? नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। हाँ भाई, ठीक, वाह भाई वाह, कमाल हो गया भाई, बिल्कुल करेक्ट बता दिया भाई। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नई दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। यही सवाल तो आपके होमगार्ड में आना भाई। होमगार्ड बनना है तो उसके लिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई। और लेग गार्ड बनना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। लेग गार्ड बनना है, बॉडी गार्ड बनना है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन होमगार्ड बनना है तो यह पढ़ना पड़ेगा। समझ गए भाई। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये और एक नई दिल्ली। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना है कुल 9 उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की यह सूची है भाई। समझ में आया?
क्लियर हो गया भाई। ये वाला सवाल पेपर में गलत नहीं होना है भाई, गलत कर दिया तो भाई समस्या ही समस्या हो जाएगा भाई, गलत कर दिया तो। ठीक, चलिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसमें भाई? भारत के उपराष्ट्रपति 63 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 63 में बताइएगा। क्या बताना भाई? 63 बता देना है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें लिखा है? 63 में लिखा है, 63 में लिखा है। समझ में आया भाई? अच्छा, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में कैवें नंबर पे है? चौथे नंबर पे। क्षेत्रफल में कैवा नंबर भाई? चौथा नंबर है क्षेत्रफल में। सबसे लंबा क्षेत्रफल में अगर पूछ, सबसे बड़ा क्या है भाई? राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पूरा सबसे बड़ा भाई। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। लेकिन याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। याद रहे, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। हाँ भाई, लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। बात समझ में आ गया भाई? और गोवा और महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है भाई? कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे है। इतनी बातें अगर समझ में आया तो होमगार्ड बनने वाले छात्रों, खिलौनों का शहर किसे कहते हैं? याद रहे, नहीं गलत लिख लीजिए। खिलौनों का शहर उत्तर प्रदेश में, खिलौनों का शहर ग्रेटर नोएडा लिखिएगा। हाँ, खिलौनों, अच्छा खेल के सामान के लिए मेरठ है। हमने कहा खिलौनों का शहर, एक एक शब्दों का महत्व है, खिलौनों का नहीं भाई, अलग अलग बातें लिखिएगा। खिलौनों का शहर उत्तर प्रदेश का क्या? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को खिलौनों का शहर कहते हैं। ग्रेटर नोएडा को खिलौनों का शहर कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, ग्रेटर नोएडा को खिलौनों का शहर कहा जाता है। चर्म उत्पादन में कानपुर, चर्म उत्पादन में कानपुर। इंजीनियरिंग का सामान गाजियाबाद। इंजीनियरिंग का सामान कहां? गाजियाबाद। इंजीनियरिंग का सामान कहां? गाजियाबाद। रेडीमेड कपड़ा गौतम बुद्ध नगर। रेडीमेड कपड़ा गौतम बुद्ध नगर। हाँ, रेडीमेड कपड़ा लाना है, अगर होमगार्ड नहीं बने तो रेडीमेड कपड़ा लाना पड़ेगा। कहां से भाई? गौतम बुद्ध नगर से लाके और नौगढ़ में लगाना पड़ेगा भैया, नौगढ़ में बेचना पड़ेगा। नौगढ़ जो है सिद्धार्थ नगर में बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय भाई नौगढ़ हो गया भाई। ये भी सवाल याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। समझ में आया? अगले सवाल पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है? सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है। वैसे उत्तर प्रदेश 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात कुल 9 राज्यों से लगा हुआ है, लेकिन सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का सेब जम्मू में मिला था। हिमाचल का सेब जम्मू में मिला था और उनसे बिछड़ना तो किस्मत में लिखा था भाई। तो हिमाचल का सेब जम्मू में मिला था। ये वाला बात भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले याद रखना भाई। हम मध्य प्रदेश से टच करते हैं, नहीं, मध्य प्रदेश के 11 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश टच करते हैं, ऐसा याद रखना। समझ गए भाई? तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, सुनना है, ऐसे ही सवाल पेपर में आने वाले हैं भाई। ठीक, समझ गए भाई? तो सवाल हो गया सारा, जो है सवाल पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा भाई। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाला भाई। ठीक है? हाँ, पेपर में सवाल होमगार्ड में ऐसे ही आने वाला है। तो होमगार्ड भर्ती का आगाज हो चुका भाई, बिगुल बज चुका है। अब इसमें केवल क्या करना भाई, अपने आप को इस युद्ध में, होमगार्ड वाले युद्ध में कूद पड़ना है। एक वर्दी के लिए भाई कूद पड़ना है। चलिए, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होगा 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा भाई, 64 में लिखा है। जो हाँ उपराष्ट्रपति है, ये
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का क्या होगा भाई? ये राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति माने अध्यक्ष होगा। तो ये लिखा हुआ किसमें? तो 64 में लिखा हुआ है भाई, 64 में लिखा हुआ है। इतनी बात अगर समझ पे आया तो बिठूर किस नदी के किनारे है? हाँ, तो छोरा गंगा किनारे वाला भाई, बिठूर गंगा नदी किनारे है, कानपुर गंगा नदी किनारे है, पटना गंगा नदी किनारे है, तो बिठूर भी गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर है राप्ती नदी किनारे, गोरखपुर का शोक है, राप्ती नदी को ही गोरखपुर का शोक कहते हैं। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है। समझ में आया भाई? कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है, आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। बात क्लियर हो गया? तो बताइएगा कि पीतल का बर्तन के लिए प्रसिद्ध, हाँ, पीतल वाला शहर क्या भाई? मुरादाबाद है। पीतल नगरी क्या हो जाएगा? हाँ, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता भाई। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया भाई? तो मुरादाबाद को क्या कहा जाएगा भाई? पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आया? तो बताइएगा अगला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सीट लिखा हुआ है अनुच्छेद 66 में लिखा भाई। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 66 में लिखा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा ऑफ अवध, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा ऑफ अवध, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा ऑफ अवध। संयुक्त प्रांत, हाँ, संयुक्त प्रांत, वही जो यूनाइटेड प्रोविंस है उसको संयुक्त प्रांत कहते हैं। तो आगरा ऑफ अवध। बात समझ में आ गया? तो अंग्रेजों के शासनकाल में उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा ऑफ अवध करके था। वैसे केवल आप यूनाइटेड प्रोविंस भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, तो संयुक्त प्रांत उसमें रहेगा, उसको क्या बताने का काम करना भाई। समझ में आया? तो उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें भाई? उपराष्ट्रपति का शपथ, हाँ, उपराष्ट्रपति का जो है अगर शपथ पूछा जाए तो 69 में लिखा, हाँ, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है, 69 में लिखा है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? हाँ, राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति। चलिए, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, हाँ, बहुत बढ़िया भाई। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। याद रखना कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। ग्रीन पार्क कानपुर में। और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहां मिलेगा आपको? लखनऊ में मिलेगा। कहां पर? लखनऊ में मिलेगा। तो मथुरा जो है यमुना नदी किनारे है, आगरा जो है यमुना नदी किनारे है, बनारस जो है गंगा नदी किनारे है। बनारस किसके किनारे है? गंगा नदी किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। समझ में आ गया भाई? फिर से सुन लीजिएगा, लखनऊ गोमती नदी किनारे है, लखनऊ गोमती नदी, बनारस गंगा नदी, आगरा यमुना नदी और मथुरा यमुना नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, गोरखपुर राप्ती नदी। समझ गए भाई इतनी बातें? तो ऐसे ही नदियों के किनारे बसे हुए शहर का भी नाम याद रखना है, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949, 2 मार्च 1949, 15 अगस्त 1947 से 1949 के आसपास तक, 1949 तक
सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की क्या राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो किसी भी राज्य में राज्यपाल के रूप में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का जो है चयन हुआ था। ये बात याद रखना भाई, बात क्लियर हुआ। वैसे सुचेता कृपलानी प्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो यहीं पर जो है अपनी बातों को समाप्त करते हुए अगले एपिसोड में फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।